मैं डॉक्टर मधु जैन, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, एसोसिएट प्रोफेसर इन इकोनॉमिक्स। आज हम बीए पार्ट थर्ड ऑनर्स के पेपर 9 में बैंकों द्वारा साख सृजन प्रक्रिया क्रेडिट क्रिएशन बाय बैंक्स पर चर्चा करेंगे। आधुनिक बैंकों का एक प्रमुख कार्य साख निर्माण अथवा साख सृजन करना होता है। साख निर्माण का अर्थ बैंकिंग संस्थाओं की उस शक्ति अथवा क्षमता से है जिसके द्वारा वे अपने ऋणों एवं अग्रिमों तथा जमाओं को निरंतर प्रक्रिया से साख की मात्रा को कई गुना बढ़ा सकते हैं। परिणाम स्वरूप बैंकों में कुल निक्षेप यानी डिपॉजिट्स देश में प्रचलित मुद्रा की मात्रा से कई गुना अधिक हो जाता है और यही बैंकों की साख सर्जन क्षमता का द्योतक है। इस प्रकार बैंकों की साख निर्माण की प्रक्रिया को हम निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत विवेचित कर सकते हैं। बैंक नोटों का निर्गमन। बैंक जो है वो नोटों का निर्गमन करके साख निर्माण करता है। नोट कागज के प्रतिज्ञा पत्र है जो निर्गमन करने वाली बैंकिंग संस्था के विश्वास पर वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान का कार्य करते हैं और आपसी दायित्वों का निपटारा करते हैं। पहले व्यापारिक बैंकों को भी नोट निर्गमन का अधिकार होता था। अब केवल देश का केंद्रीय बैंक ही नोट निर्गमन करके साख निर्माण करता है। दूसरा है नगद जमा तथा साख जमा द्वारा साख सृजन। ये रीति अपेक्षाकृत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके कारण देश में मुद्रा की मात्रा के मुकाबले जमा यानी डिपॉजिट्स कई गुना ज़्यादा हो जाते हैं। जब बैंक में रुपया जमा कराया जाता है तो बैंक उसका कुछ प्रतिशत भाग अपने पास निश्चित प्रतिशत नगद कोष यानी कैश रिजर्व के रूप में रखकर बाकी को उधार दे देता है और बैंक द्वारा दिया गया ऋण या तो ऋणी के खाते में खाता खोलकर उसके खाते में जमा करा दिया जाता है या फिर वह ऋणी उस रकम को दूसरे बैंक में ले जाकर अपने खाते में जमा कर देता है। तो इस प्रकार से बैंक जो है अपनी जमा से ऋण देकर फिर वापस जमा प्राप्त कर लेते हैं और इस तरह से हम देखते हैं कि बैंकों को जितना भी नगद जमा और साख जमा के रूप में प्राप्त होता है उसके कुछ भाग को वे अपने पास रखकर बाकी को उधार या ऋण में दे देते हैं। इस प्रकार उधार और जमा को निरंतर की प्रक्रिया से बैंकों के पास साख का एक बहुत बड़ा ढांचा तैयार हो जाता है। और इस संबंध में जैसा कि प्रोफेसर कीन्स का कथन है कि ऋण जो है वो जमा की संतान है और जमा ऋणों की संतान है, सही प्रतीत होता है। फिर है तीसरा बैंक प्रतिभूतियों, बिलों, हुंडियों, विनिमय प्रपत्रों की कटौती या क्रय विक्रय करके भी साख का निर्माण करते हैं क्योंकि इन विपत्रों का अनेक व्यक्तियों के पास हस्तांतरण उनके नगद भुगतानों के दायित्व को निपटाने में समर्थ होता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि बैंक जो है विभिन्न परिस्थितियों में साख मुद्रा का सृजन या निर्माण करते हैं। बैंकों द्वारा साख निर्माण पर देश में उपलब्ध परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है और हम बता सकते हैं कि बैंक निम्नलिखित 3 प्रकार से जो है वो साख मुद्रा का सृजन करते हैं। नंबर 1, एक एकाधिकारी बैंक द्वारा साख सृजन निर्माण करना। जब किसी देश में एक ही एकाधिकारी बैंक हो और उसकी अनेक शाखाएं देश में फैली हो तो ऐसे बैंक द्वारा साख सृजन किया जाता है। ऐसी स्थिति में बैंक जो है वो रिजर्व अनुपात रखकर शेष राशि को ऐसी स्थिति में बैंक जो है वो जैसा कि तालिका में बताया गया है कि बैंक जो है प्रारंभिक स्थिति में बैंकों के पास देनदारियां भी 2200 करोड़ रुपए की है और लेनदारियां भी 2200 करोड़ रुपए की है। अब मान लीजिए कैश रिजर्व रेशो 20% है। अब बैंक जो है कई व्यक्ति इस बैंक एकाधिकारी बैंक में 200 करोड़ रुपए जमा करा देते हैं तो स्थिति बदल कर तालिका के अनुसार लेनदारियां और देनदारियां दोनों ही 2400 करोड़ रुपए की हो जाती है। चूँकि बैंक का रिजर्व अनुपात 20% से बढ़कर 27.27% हो गया है तो ऐसी स्थिति में बैंक अधिक उधार देना चाहेगा। अतः रिजर्व अनुपात 20% ही रखने पर बैंक को 400 करोड़ रुपए ही चाहिए। इसलिए बैंक जो है 160 करोड़ रुपए की अतिरिक्त नगद राशि के आधार पर 800 करोड़ रुपए के उधार देने की स्थिति में है। इस प्रकार हम देखते हैं कि बैंक
जमाओं को 20 करोड़ रुपए की वृद्धि होने पर बैंक की कुल जमाएं जो है वो 800 करोड़ रुपए की वृद्धि हो जाती है। यहाँ ये उल्लेखनीय है कि बैंकों की साख सर्जन या निर्माण क्षमता बहुत कुछ उनके द्वारा रखे जाने वाले नगद कोष अनुपात पर निर्भर करती है। नेक्स्ट है कई बैंक किंतु केवल एक नगद जमा। जब अर्थव्यवस्था में कई बैंक हो तो साख सर्जन की प्रक्रिया यद्यपि अधिक जटिल हो जाती है, परंतु अंतिम परिणाम पहले जैसा ही रहता है। और इस प्रकार से बैंक जो है प्रारंभिक जमा के आधार पर उसका कैश रिजर्व रखकर शेष राशि को उधार दे देता है, और इस तरह से बैंकों की जो जमा राशियां हैं वो कई गुना बढ़ जाती है। जैसे अगर हम इस तालिका में देखें तो यहाँ पर हमें बैंक की जो है नई जमाएं हैं वो भी 50,000 करोड़ रुपए, रिजर्व अनुपात 20% रखने पर वो 10,000 करोड़ रुपए जो है वो रख लेता है, और नया उधार जो ऋण है वो 40,000 रुपये देता है। इसी प्रकार से बैंक हम एक फॉर्मूला है कुल जमाएं डिवाइडेड बाय कुल जमाएं इक्वल टू A डिवाइडेड बाय R, अर्थात A प्रारंभिक जमाओं को व्यक्त करता है और R जो है नगद कोषानुपात का द्योतक है। और इस प्रकार से बैंक जो है वो साख निर्माण करेगा कुल जमाएं माइनस प्राथमिक जमाएं, यानी कि 50,000 माइनस 10,000, और इस तरह से वो 40,000 रुपये की नई जमाओं को अर्जित करता है। नेक्स्ट तीसरा है कई बैंक और कई जमाएं। व्यवहारिक जीवन में हम देखते हैं कि किसी भी देश में कई बैंक होते हैं और उनमें निरंतर नई जमाएं प्राप्त होती रहती है। वे अपने पास वैधानिक नगद कोष अनुपात रखकर शेष को उधार देते रहते हैं। इससे अर्थव्यवस्था में साख निर्माण की प्रक्रिया निरंतर जारी रहती है। इसीलिए कहा जाता है कि ऋण जो है वो जमा की संतान है और जमा जो है वो ऋणों की संतान है। और इस प्रकार से बैंक हम देखते हैं कि बैंकों के पास प्राथमिक नगद जमा होने पर वो जो है बार बार जब ऋण देते हैं तो फिर कैश रिजर्व रेशियो रखकर वो बार बार जो है ऋण देते हैं बार बार, और इस प्रकार से वो साख जमा का निर्माण करते हैं। जैसा कि हम कहते हैं कि जब लोग अपनी नगद बचतों को बैंकों में जमा देते हैं तो वे जमा प्राथमिक जमा होती है, और फिर जब कोई व्यक्ति ऋण लेता है तो बैंक अपने नगद जमाओं का कुछ प्रतिशत अपने पास नगद कोष के रूप में रख लेते हैं और शेष धन को उधार दे देते हैं। बैंक ये उधार दी गई राशि नकदी में चुकाकर ऋणी के खाते में जमा करता है। इस प्रकार उधार ऋण में प्राप्त जमा को व्युत्पन्न या ड्राइव डिपॉजिट्स या साख जमा कहा जाता है। जितना अधिक उधार दिया जाएगा उतनी ही जो साख जमा है यानी क्रेडिट डिपॉजिट्स की मात्रा बढ़ेगी। इस प्रकार से ऋण से जमा बढ़ेगी और जमा से अधिक ऋण देना संभव हो पाएगा। बैंकों की